Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. बड़े अंदाज नजर आते हैं उन शहरों के जो वक्त की नजाकत को बयां करते हैं। कभी दिखाते हैं गुजरे वक्त का आईना, तो कभी रफ्तार बयां करते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि शहर भी किसी कहानी से कम नहीं होते, जो अपने आंचल में कुछ मीठे तो कुछ कड़वे पलों को सजोए होते हैं। ये शहरी तो हैं जो कला, संस्कृति और सभ्यता के स्तंभ बन जाते हैं। और आज हम आपको ऐसे ही शहर से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने कई जख्मों को यहाँ पर झेला है, कई मिसालें भी पेश यहाँ पर की हैं। एक ऐसा शहर जिसने अदब की एक अलग परिभाषा गढ़ी, और हाँ, एक ऐसा शहर भी जिसके अनदेखे अनसुने इतिहास से रूबरू होकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। हमारी इस खास पेशकश में मैं शालिनी हाडिया और मैं शिखिल व्यवहार आप सभी का स्वागत करता हूँ। आखिर क्या है इस शहर का इतिहास, आखिर क्या है दास्तानी शहर, देखिए। मैं एक ऐसा शहर हूं जिसके अतीत के पन्नों में परमार वंश की गौरवशाली इतिहास कथाएं दर्ज हैं। तो नवाबी दौर की दास्तानों से मैं आज भी महकता हूं। मैंने गुजरते वक्त के साथ अलग अलग मजहबी दीवारों को लांघकर अनूठी संस्कृति गढ़ी। कई सभ्यताओं को समेटकर बेनजीर इबारतों को मैंने लिखा है, जिसकी मिसालें पूरे देश और दुनिया में मशहूर हैं। मैं वो हूँ जिसका सफर परमार वंश के एक राजा के साथ शुरू हुआ, जो परमार वंश के नए राजा थे। वो दौर 1010 से 1055 ईस्वी के बीच था। मेरी खूबियों से ही लोगों ने मुझे पहचान देना शुरू किया। किसी ने मुझे झीलों की नगरी कहा तो किसी ने महलों का शहर, लेकिन मेरा पहला नाम परमार वंशी राजा भोज ने रखा था। राजा भोज की नगरी भोजपाल, जिसे आज आप भोपाल कहते हैं। देखिए मेरी अपनी दास्तान, दास्तान भोपाल। भोपाल का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। लाखों वर्ष पुरानी सभ्यता यहाँ मिलती है। आदि मानव के इतिहास से ला के वर्तमान समय तक ये हमें चीज़ें देखने को मिलती है। हम यूँ देखें तो पत्थर के हथियार में विशाल रहा है। उसने यहाँ तालाब बनाए, के मंदिर बनाए, के ऐसी चीज़ें बनाई जो आज हमें देखने को मिलती है। इतिहासकार बताते हैं कि भोपाल के इतिहास से कई रोचक किस्से जुड़े हैं, जिससे भोपाल शहर अस्तित्व में आया। एक किंवदंती है कि राजा भोज को कुष्ठ रोग हुआ। तब उन्होंने ज्योतिषियों से कोढ़ की बीमारी से निजात पाने के लिए कई विचार मंथन किए। तब राजा को सलाह दी गई कि 9 नदियों और 99 तालों में स्नान करने के साथ भगवान शिव की आराधना की जाए तो इस रोग से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद राजा भोजपाल ने सीहोर से भोपाल की ओर बहने वाली कोलांस नदी पर बड़े बड़े पत्थर लगवाए, जिसने विशालकाय कुंड का रूप लिया। इसे आज भोपाल के बड़े तालाब के नाम से जाना जाता है। राजा भोज भी विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, भवन निर्माण, काव्य, औषध शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी हैं। इनके समय में कवियों को राज्य में आश्रय मिला था। धार में भोज शोध संस्थान में भोज के ग्रंथों का संकलन आज भी मौजूद है। भोपाल और उसके आसपास के जो पुरातात्विक प्रमाण हैं, अगर हम वो देखें तो हमें पता चलता है कि वास्तव में राजा भोज ने एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया और उसके किनारे एक विशाल भोजपुर का शिव मंदिर भी बनवाया। तो जब राजा भोज ने शिव मंदिर बनाना शुरू किया, उससे पहले उसने जो तालाब बनाया, वो तालाब भोपाल में वो तालाब के प्रमाण हमको आज भोपाल में दिखते हैं। भोपाल भले ही अब देश के बड़े शहरों और मध्य प्रदेश की राजधानी के तौर पर जाना जाता हो, लेकिन अतीत के आईने में राजा भोज की नगरी भोजपाल अखंड भारत का सबसे समृद्ध, धार्मिक और उस समय के विकसित शहरों की सूची में शुमार रहा है।
ये वो शहर है जो परमार वंश, गोंड शासकों से लेकर नवाबों के शासनकाल की गवाही देता है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं भोपाल के इतिहास के उस पन्ने पर जिसमें एक गोंड वंशी रानी की अमर गाथा दर्ज है। देश के इतिहास में भोपाल का जिक्र रानी कमलापति के बिना अधूरा सा लगता है। गौड़वंश की रानी कमलापति ने अपने और भोपाल की शान को बचाने के लिए जोहर किया, जल समाधि ली। आखिर क्या कहानी है रानी कमलापति की और किस तरह से ये राजपूत इतिहास की याद दिलाता है? भोपाल के इतिहास को समृद्ध बनाने में जितना योगदान राजा भोज का है, उतना ही रानी कमलापति के बलिदान से गौरवशाली भी है। भोपाल के 600 साल के सफर के बाद गोंड शासन काल की शुरुआत हुई। दरअसल रानी कमलापति गोंड वंशी रानी थी, साथ ही वे भोपाल की अंतिम महिला हिंदू शासक रही। इतिहास में रानी कमलापति की गाथा राजपूताना इतिहास से कम नहीं है। भोपाल के छोटे तालाब के किनारे रानी कमलापति का 7 मंजिला महल आज भी उनके शौर्य की गवाही देता है। मध्य प्रदेश में आज के दौर में सलकनपुर, सीहोर जिला तब एक रियासत हुआ करती थी। इसी रियासत के राजा कृपाल सिंह सरौतिया थे। राजा कृपाल सिंह की रानी ने एक बेहद खूबसूरत कन्या को जन्म दिया, जो बचपन से ही कमल की तरह सुंदर थी। उसकी सुंदरता को देखते हुए ही उसका नाम कमलापति रखा गया। बताया जाता है कि कमलापति बचपन से ही बेहद बुद्धिमान और साहसी थी। शिक्षा, घुड़सवारी, मल्ल युद्ध, तीर कमान चलाने में उन्हें महारत हासिल थी। अब राजकुमारी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। उनकी खूबसूरती और हुनर की चर्चा चहुं दिशाओं में होने लगी। 16वीं सदी में भोपाल से करीब 65 किलोमीटर दूर 750 गांवों को मिलाकर देहलावाड़ी स्थित गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया था। इसके राजा सुराज सिंह शाह थे। इनकी रियासत उस वक्त बेहद समृद्ध और शक्तिशाली थी। राजा सुराज सिंह शाह का निजाम शाह नाम का बहादुर, निडर और हर कार्यक्षेत्र में निपुण पुत्र था, जिससे रानी कमलापति का विवाह हुआ। करीब 1 साल के बाद निजाम शाह के पुत्र नवल शाह को रानी कमलापति ने जन्म दिया। बाड़ी किले के जमींदार का पुत्र चैन सिंह राजा निजाम शाह का रिश्तेदार था। बताया जाता है कि कुछ विवादों के कारण चैन सिंह राजा निजाम शाह को मारने की असफल कोशिश कर चुका था। एक दिन प्रेम पूर्वक उसने राजा निजाम शाह को भोजन पर आमंत्रित किया और फिर भोजन में जहर देकर धोखे से उनकी हत्या कर दी। राजा निजाम शाह की मौत की खबर से पूरे गिन्नौरगढ़ में खलबली मच गई। इसके बाद रानी कमलापति अपने 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल आ गईं। करीब 2 साल भोपाल के छोटा तालाब स्थित रानी कमलापति महल को रानी ने अपना ठौर बनाया और वहीं से शासन चलाया। लेकिन ये खुशहाली ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि तब देश की अलग अलग रियासतों पर अफगान लुटेरों के आक्रमण का दौर शुरू हो चुका था। उसी दौर में भोपाल के आसपास की छोटी छोटी रियासतों को जीत चुके दोस्त मोहम्मद खान को भी रानी कमलापति के खूबसूरती की भनक लगी। यहाँ पे रानी कमलापति अपने बेटे 14 साल के नवल शाह के साथ रहती थी। जब दोस्त मोहम्मद खान ने उनके ऊपर हमला करना चाहा, उनका अपहरण करना चाहता था, तो वे अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने 14 साल के बेटे नवल शाह से कहा, तुम जाओ और युद्ध करो। और वो अपने 100 लड़ाकुओं के साथ लाल घाटी के ऊपर पहुंच गए। 2 दिन तक वे 100 लड़ाकू थे उनके साथ। वे उनके साथ युद्ध करने लगे और रानी कमलापति ने कहा था, तुम युद्ध में जीत जाओ तो ये निशान रहेगा, हार गए तो उस सेना में से 2 जो नौजवान बचे थे वो लाल घाटी पे जो मनुआ भान का टेकरा है वहां गए। उन्होंने वहां पे पत्ते इकट्ठे किए, कचरा इकट्ठे किया और उससे वहां से धुआं किया। और वो धुएं को रानी कमलापति ने अपने इस महल से देखा तो उनको लगा कि मेरा बेटा और मेरी सेना पराजित हो चुकी है। और इसी के बाद रानी कमलापति ने उन्होंने आटे के दीपक बनाए। उस दीपक के साथ अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए, अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए रानी कमलापति ने यहाँ पे जोहर किया, यहाँ पे जल समाधि ली। रानी के जौहर की गवाही देता वो 7 मंजिला छोटे तालाब वाला महल आज भी मौजूद है। वो स्थान भी जहां से रानी ने जौहर किया था।
इस महल की एक एक दीवार रानी के बलिदान और अफगान लुटेरों के अत्याचारों की दास्तां बयां करती है। कमलापति ने यहीं पर छोटे तालाब में जल समाधि ली। इसके बाद से लगातार कई ऐसी कहानियां हैं जो सामने आई और 300 साल पुरानी ये जो 7 मंजिला इमारत आप देख रहे हैं, ये आज भी उसी इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए नजर आती है। तो ये था रानी कमलापति के बलिदान और अदम्य साहस का इतिहास, जिसने भोपाल के इतिहास में एक गौरव गाथा को जोड़ा। एक ऐसा इतिहास जो गोंड वंश में राजपूताना अतीत की याद दिलाता है। लेकिन भोपाल के अतीत का एक और पहलू है जो जख्मों से भरा है। भोपाल जितना समृद्ध यहाँ पर दिखाई देता है, उतना ही कई बार जख्मी भी हुआ। अफगान लुटेरों ने ये जख्म भोपाल को यहाँ पर दिए थे और उसके बाद ये कहा जाए कि नवाबों के दौर की शुरुआत यहाँ पर हुई थी। इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो भोजपाल से लेकर भोपाल के नाम तक का एक इतिहास यहाँ पर नजर आता है। आखिर क्या है जख्मों का सफरनामा, देखिए। भोपाल और भोपाल से जुड़ी आसपास की रियासतें, इनके गौरवशाली इतिहास में दर्द की कहानियां भी छिपी हैं। इन अफगान लुटेरों और मुगलों के हमलों से ये रियासतें कई बार जख्मी हुई। बात भोपाल की करें तो यहाँ दोस्त मोहम्मद खान ने कोहराम मचाया था। भोपाल पर सबसे बड़ा हमला अफगान लुटेरे और औरंगजेब के सेनापति दोस्त मोहम्मद खान ने किया था। दोस्त मोहम्मद खान ने उस समय पूरे भोपाल के आसपास सीहोर तक गोंड शासकों का राज था। उसने सभी को गोंड शासकों को बुलाया, कहा कि होली आने वाली है, होली पे मैं पार्टी देना चाहता हूं। और उसने वहां पे गोंड शासकों को बुलाया। उनके छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे, वे कबीले से आए और वे होली के नाम पे पार्टी करी। और सबको पार्टी कराने के बाद उसने वहाँ सारे जितने भी टेंट तंबू लगे थे उसमें चारों तरफ से आग लगा दिया। कुछ बच पाए, कुछ उस आग के अंदर वहीं के ऊपर भस्म हो गए, जल गए। तब से लेकर आज तक उस स्थान को हलाली डैम के नाम से जाना जाता है। दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल के सिर्फ हलाली डैम क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य स्थानों पर भी लूट की, कत्लेआम किया। इस अफगान लुटेरे ने भोपाल के पास गोंड शासक परिवार के जगदीशपुर पर भी कब्जा जमाया और मौत का तांडव खेला। फिर इस स्थान की पहचान बदलकर इस्लाम नगर नाम कर दिया। एक के बाद एक जागीरदारों को विश्वास में लेकर विश्वासघात किया। भोपाल के जख्मी इतिहास में सबसे बड़ा हमला दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति के शासन के दौरान किया। फिलहाल हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये रानी कमलापति और मोहम्मद दोस्त खां के बीच में हुए भीषण युद्ध की गवाही यहाँ पर देता है। मैं कुछ तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो आज हम यहाँ पर निर्माण यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ज़माने में यहाँ पर पूरा मैदान यहाँ हुआ करता था और मोहम्मद दोस्त खां और रानी कमलापति के बीच यहाँ पर भीषण युद्ध यहाँ पर हुआ था। हालांकि इस पूरे युद्ध में रानी कमलापति ने अपने 14 वर्षीय बेटे नवल शाह को यहाँ पर उतारा था। लगभग 100 सैनिकों के साथ नवल शाह यहाँ पर पहुंचे थे और मोहम्मद दोस्त खां का भरपूर और पूरी ताकत से मुकाबला किया था। और ये मुकाबला ऐसा था कि सामने एक और 5000 की सेना थी तो दूसरी ओर मात्र 100 लड़ाके यहाँ पर थे। और इसी के चलते नवल शाह जो है वो युद्ध यहाँ पर हार गए। और जिस जगह पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसे मनुआ भान की पहाड़ी यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो 2 लड़ाके थे वो अपनी जान बचाकर यहाँ पर आए और इसी जगह से, इसी ऊंचाई से एक काला रंग का धुआं यहाँ पर किया और साथ ही साथ एक संकेत रानी कमलापति को यहाँ से किया कि युद्ध यहाँ पर हार गए हैं, इसलिए अब अपने रियासत की रक्षा के लिए उन्हें कुछ सोचना यहाँ पर होगा। भोपाल ने कई जख्म यहाँ पर झेले और इसी के चलते इन क्षेत्रों को लेकर नाम भी यहाँ पर बदल दिए गए। फिर बात अगर जगदीशपुरा की, इस्लामपुरा की यहाँ पर की जाए या लाल घाटी की यहाँ पर की जाए या हलालपुरा की बात यहाँ पर की जाए, ये ऐसे स्थान हैं जिस बात की गवाही यहाँ पर देते हैं कि अफगान लुटेरों ने किस प्रकार से भोपाल को लगातार जख्मी यहाँ पर किया था। ये तो थी भोपाल के गौरवशाली इतिहास में जख्मों की कहानी, जिसमें विश्वासघात, छल, कपट और खूनी खेल के किस्से हैं। सरेआम हुए इन कत्लेआम की दास्तानों को याद रखने के लिए इलाकों के नाम तक बदले गए। लेकिन कहते हैं ना, अंधियारा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो,
हर रात की सुबह जरूर आती है, सूरज फिर निकलता है, नई भोर होती है। समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। भोपाल की दास्तान आगे भी जारी रहेगी। दास्ताने भोपाल। बेगमों और नवाबों का शहर भोपाल की एक दूसरी तस्वीर भी है। ये तस्वीर के बदौलत ही भोपाल मुस्लिम स्टेटों में दूसरे पायदान पर है। यहाँ की सभ्यता, कला और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। आइए आपको दिखाते हैं भोपाल का दूसरा स्वरूप। भोपाल के अतीत में झांकें तो परमार वंश, गौंड शासनकाल और नवाबी दौर की कई दास्तानें दिखाई पड़ती हैं। ये जानकर आपको अचरज होगा कि जब देश आजाद भी ना हुआ था, तब देश रियासतों में बटा था और भोपाल देश में उस वक्त दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम प्रदेश हुआ करता था। लिहाजा यहाँ अलग ही मिश्रित संस्कृति अस्तित्व में आई, जो अन्य किसी भी शहर में उस वक्त दिखाई नहीं पड़ती थी। भारत की आजादी के पहले तक भोपाल में नवाबी दौर था, लिहाजा भोपाल की संस्कृति में नवाबी रंगत ज्यादा दिखती है। भोपाल के पुराने जानकार और लेखक बताते हैं कि यहाँ के खान पान से लेकर जीवन शैली और बोली तक एक अलग ही अंदाज है। शहर का पुराना हिस्सा आज भी नवाबकालीन कल्चर से भरा है, जो हैदराबाद और लखनऊ में देखने को नहीं मिलता, और यही भोपाल की खासियत है। भोपाल स्टेट के जो नवाब थे, प्रिंसेस ऑफ चैम्बर के चांसलर थे नवाब हिंदुल्ला खां, और उन्होंने उस समय के केंद्रीय नेताओं को गुमराह किया। उनकी गुमराही के कारण 2 साल बाद भोपाल रियासत भारत संघ शासन में उसका विलय हो पाया। इसके लिए सरदार पटेल को धमकी देना पड़ी, अपने विशेष दूत मेनन साहब को भेजना पड़ा। उससे पहले पीके बनर्जी साहब भोपाल में रहे, और उनके दबाव के कारण ही भोपाल स्टेट का भारत में मर्जर हो पाया। भोपाल के इतिहास और गंगा जमुनी तहजीब की 2 मिसालें आज भी मौजूद हैं। पहला, जब 10वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा ने भोपाल शहर से 32 किलोमीटर दूर भोजपुर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग का निर्माण कराया था। ये वही राजा भोज थे जिनकी नगरी भोजपाल मतलब भोपाल थी। तो वहीं देश की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल शहर में ही मौजूद है। समझा जा सकता है अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों में रचा बसा भोपाल शहर आखिर क्यों अनूठी पहचान रखता है। यदि बात देश की सबसे बड़ी मस्जिद की जाए तो इसे आम बोलचाल की भाषा में ताजुल मस्जिद कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम ताज उल मसाजिद यानी मस्जिदों का ताज है। इतिहासकार बताते हैं कि मुगल शासन में देश का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम शहर जो था वो भोपाल था, और इसका जीते जागते कई सबूत है। इस समय मैं मौजूद हूँ ताजुल मस्जिद में, और ये कहा जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद में शुमार है। ये इसलिए भी ज़्यादा खास हो जाता है क्योंकि आज भी देखा जाता है कि मुगल शासनकाल के दौरान 70 से ज़्यादा मस्जिदों का निर्माण इस दौरान बेगम ने कराया था, और इसके साथ साथ 100 से ज़्यादा मदरसे जो हैं वो इस समय संचालित किए गए थे। और यही एक बड़ी वजह है कि भोपाल की पहचान आज भी मुगलों के कई नामों से देखने को मिलती है। भोपाल एक ऐसा शहर जिसकी संस्कृति और सभ्यता ही इसकी पहचान है। इसकी गोद में जितने प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ते हैं, उतनी ही तादाद में यहाँ ऐतिहासिक मस्जिदें भी हैं। भोपाल की बेमिसाल संस्कृति और सभ्यता की बदौलत ही देश में किसी दूसरे शहर को ये मुकाम हासिल नहीं है। खैर, ये तो बात संस्कृति और सभ्यता की हुई, लेकिन अतीत के पन्नों में भोपाल से जुड़ा एक और किस्सा है जिसे देख सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ये तो पूरी दुनिया जानती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हुआ था। लेकिन ऐसे कम ही लोग होंगे जिन्हें यह पता हो कि इस आज़ाद भारत में 2 शहर ऐसे भी थे जिन्हें आज़ादी नसीब नहीं हुई थी। उनमें से एक शहर का नाम भोपाल है। तब नवाब ने पाकिस्तान में भोपाल को शामिल करने के लिए भरपूर कोशिशें यहाँ पर की थी। आखिर क्या है भोपाल की आज़ादी की कहानी, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। 15 अगस्त साल 1947
ये तारीख भला मुल्क कैसे भूलेगा, जब देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली थी तब पूरा देश जश्न मना रहा था। लेकिन देश की दो बड़ी रियासतें ऐसी थीं जहां हालात मातम जैसे थे और उनमें से एक था शहर भोपाल। ये वही भोपाल था जिसे स्वतंत्रता के बाद भी आज़ादी नहीं मिली थी। लिहाजा भोपाल को अपनी आज़ादी के लिए 2 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। दरअसल भोपाल रियासत के भारत गणराज्य में विलय में लगभग 2 साल का समय इसीलिए लगा क्योंकि भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां इसे स्वतंत्र रियासत के तौर पर देखना चाहते थे। हैदराबाद का निजाम उन्हें पाकिस्तान में विलय के लिए प्रेरित कर रहा था। ये वही हैदराबाद था जिसने भोपाल की तरह 15 अगस्त को आज़ादी का स्वाद नहीं चखा। 15 अगस्त 1947 को भोपाल में कर्फ्यू जैसे हालात थे। नवाब हमीदुल्लाह खां के फौजी पूरे भोपाल रियासत के चप्पे चप्पे पर मौजूद थे। ऐसे लोगों पर नजर रखी जा रही थी जो भारत की आज़ादी पर खुशी मनाना चाहते थे। जानकार बताते हैं कि नवाब हमीदुल्लाह भोपाल को मुस्लिम स्टेट के तौर पर देखते थे, लिहाजा पाकिस्तान में अपनी रियासत का विलय चाहते थे। नवाब हमीदुल्लाह के जितने अच्छे संबंध नेहरू से थे उतने ही बेहतर ताल्लुकात जिन्ना से भी हुआ करते थे। उन्होंने देश की आज़ादी की भनक लगते ही पत्राचार शुरू कर दिया था जिसमें एक ही मंशा निकलती है कि भोपाल रियासत का भारत संघ में विलय ना हो। भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खां उस ज़माने में भोपाल रियासत के नवाब थे और वो नहीं चाहते थे कि भारत संघ में उनका भोपाल रियासत का विलय हो। ये केवल भोपाल और हैदराबाद जो दो ऐसी स्टेट्स थीं, हैदराबाद में निज़ाम और भोपाल में ये नवाब हमीदुल्लाह खां, जो नहीं चाहते थे कि भारत संघ में इनका विलय हो। और इनकी शायद महत्वाकांक्षा ये थी कि पाकिस्तान से जाके मिल जाएं। ये बहुत दबाव बनाया इन्होंने, नेहरू जी से भी इनके ताल्लुकात थे, उनसे भी कहा और टालते रहे। बहरहाल ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को जब पूरे देश में तिरंगा लहराया गया और हमें आज़ादी मिली, लेकिन भोपाल में उस वक्त तिरंगा नहीं लहराया जा सका क्योंकि नवाब अड़ा हुआ था कि मैं जो है भारत संघ में मैं विलय नहीं करूँगा। आजाद भारत में भोपाल की गुलामी को देख विलीनीकरण आंदोलन ने रफ्तार पकड़ ली थी। भोपाल की आजादी के लिए आंदोलन का केंद्र रायसेन जिला बना। रायसेन में ही उद्भव दास मेहता, बाल मुकुंद, जमुना प्रसाद, लाल सिंह ने विलीनीकरण आंदोलन को चलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष शुरू किया। ऐसा ही आंदोलन सीहोर में भी जारी था। ये भोपाल जो था ये पूरा सीहोर की हमारी रायसेन तक की ये रियासत थी नवाब की, और कैसे भी करके इसके लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई। जब हमारे देश के अंदर मकर संक्रांति का पर्व आता है तब हमारा ये भोपाल नवाब का रियासत रायसेन तक थी। रायसेन के पास उदयपुरा है, उदयपुरा के पास एक बोरास करके जगह है। तब वहाँ बोरास में सारे नौजवान इकट्ठे हुए मकर संक्रांति पर्व पर और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे तिरंगा फहराना चाहते हैं, झंडा फहराना चाहते हैं। तब वहाँ की पुलिस ने, नवाब की पुलिस ने मना कर दिया, आप तिरंगा नहीं फहराओगे। तो तत्काल नौजवानों ने कहा, वहां पे इकट्ठे थे जो नौजवान, उन्होंने कहा हम तो झंडा फहराएंगे, हमारा देश आजाद हो गया। उन्होंने कहा आपको भोपाल नवाब ने झंडा फहराने की अनुमति नहीं दी है। उसमें से एक नौजवान उठता है, खड़ा होता है और वो कहता है भारत माता की जय, और भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस बंदूक निकालती है और उसकी छाती के ऊपर गोली चला देती है। वो वहीं के ऊपर मौत के आगोश में सो जाता है। एक एक करके भोपाल नवाब हमीदुल्लाह की पुलिस ने 5 नौजवानों को, 5 हिंदू भाइयों के छाती के ऊपर गोली चलाई और उनकी छाती को छलनी कर दिया गया। इसके बाद उसी में से भोपाल के एक नौजवान थे जो बालकृष्ण गुप्ता, जिनका नाम था, वो बच के कैसे भी करके होशंगाबाद पहुंच गए और होशंगाबाद से उन्होंने तार किया इस देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि ये नवाबों से सीधी उंगली से खून नहीं निकलेगा, टेढ़ी उंगली करना पड़ेगा। उन्होंने भोपाल नवाब हमीदुल्लाह को सीधे शब्दों के अंदर फटकार लगाते हुए चेतावनी दी। तब जाकर हमारा भोपाल 15 अगस्त 47 को आजाद नहीं हुआ। 2 वर्ष के बाद 1 जून 1949 को इस भोपाल को नवाबों से मुक्ति मिली। हर साल 1 जून को भोपाल में उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा शहर के विलीनीकरण दिवस को लेकर
एक स्मारक भी बनाया गया। यहाँ भोपाल की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। इस मौके पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। भोपाल के अतीत का आईना बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। संस्कृतियों और सभ्यता की अलग अलग मिसालें, परमार वंश से लेकर नवाबी दौर तक कई दास्तानें आज भी इस आईने में दर्ज हैं। इस आईने में गौरवशाली कथाएं हैं तो भोपाल के अमर बलिदानियों की दास्तानें भी। तो ये था राजा भोज की नगरी भोपाल का इतिहास, परमार वंश से लेकर मुगलों की हुकूमत तक का सफरनामा। वो सफरनामा जो शहरों के इतिहास से भोपाल को जुदा रखता है। हजारों साल पुराने गौरवशाली भोपाल के अनदेखे अनसुलझे पहलू से भी रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।